हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टैप। तो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इकोनॉमी सेक्शन के 1995 से लेके 2018 तक के, राइट। तो हमने आपको पहले 6 लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। पहले 3 लेक्चर्स के अंदर हमने कवर किए थे 27 क्वेश्चंस डीलिंग विद द फर्स्ट 2 यूनिट्स। द फर्स्ट 2 यूनिट्स वर इंट्रोडक्शन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद आपको जो लेक्चर 4 एंड 5 हमने दिया दैट डेल्ट विद द टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। उसके बाद जो हमने प्रीवियस लेक्चर आपको दिया 6th लेक्चर दैट वाज डीलिंग विद इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल। इट कंटेन्ड 10 क्वेश्चंस। तो आज का जो लेक्चर है इट इज कंटेनिंग 4 क्वेश्चंस और इसके साथ हमारा इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल का टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। तो इस टॉपिक से टोटल 14 क्वेश्चंस आए हुए हैं 1995 से 2018 तक, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 7th लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 to 14। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, और ये क्वेश्चन आपसे यूपीएससी ने 2010 के अंदर पूछा था प्रीलिम्स के अंदर, राइट। तो पहली स्टेटमेंट क्या है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ये हमने इंडेक्स कल पढ़ा था कि जो WPI है इंडिया का, इट इज़ अवेलेबल ऑन अ मंथली बेसिस ओनली। तब जब भी वर्ड ये ओनली आता है, मैंने आपको कई बार बताया कि आपके कान खड़े होने चाहिए, आपको स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ना चाहिए, बिकॉज ओनली स्टेटमेंट को डेफिनेट बना देता है, राइट। कि WPI जो है वो मंथली ही रिलीज होता है, किसी और फ्रीक्वेंसी में रिलीज नहीं होता। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि एज कंपेयर टू CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स द WPI गिव्स लेस वेट टू फूड आर्टिकल्स। पिछले लेक्चर में जो 6th लेक्चर था जिसके अंदर हमने पहले 10 क्वेश्चंस देखे हैं इन्फ्लेशन के, उसके अंदर हमने CPI डिस्कस किया था। CPI की ओल्ड सीरीज डिस्कस की थी जिसके अंदर CPI एग्रीकल्चरल लेबरर था, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर था। आप उस लेक्चर को जरूर देखिए इस लेक्चर को देखने से पहले। और उसके अंदर हमने CPI की न्यू सीरीज भी डिस्कस की थी जिसमें CPI रूरल था, CPI अर्बन था और CPI कंबाइंड था। तो मैंने आपको तब ये बताया था कि जो CPI की जो ओल्ड सीरीज है इंडस्ट्रियल वर्कर्स वाली एग्रीकल्चरल लेबर, जिसके अंदर जो सब इंडाइसिस हैं वो अब डिसकंटिन्यू कर दी गई है। इसलिए ये क्वेश्चन आपका 2010 में पूछा गया था, तब ये सीरीज इन प्रैक्टिस थी, इन एग्जिस्टेंस थी, लेकिन अब ये सीरीज इन एग्जिस्टेंस नहीं है, राइट। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें 2010 के अकॉर्डिंग, उस टाइम के कंडीशंस के अकॉर्डिंग, उस टाइम के डेटा के अकॉर्डिंग, तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा 2 ओनली, क्योंकि उस टाइम पर WPI सिर्फ मंथली नहीं बल्कि वीकली भी रिलीज किया जाता था प्राइमरी आर्टिकल्स एंड फूड ग्रुप के लिए, राइट। तो उसके लिए WPI वीकली और ओवरऑल जो WPI था सारी कैटेगरीज को मिला के वो मंथली रिलीज होता था। मैंने आपको ये बताया कि WPI की भी न्यू सीरीज रिलीज कर दी गई है, लास्ट लेक्चर में बताया था। तो WPI का जो डेटा पहले वीकली रिलीज होता था वो प्रैक्टिस अब डिसकंटिन्यू कर दी गई है। इसलिए अगर आज आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अगर 2010 को हम हटा दें, इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड नाउ देन व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल देन बिकम सी, दैट इज बोथ 1 and 2, बिकॉज अब की जो WPI की सीरीज है वो मंथली ही रिलीज होती है। वीकली वाला जो डेटा था, जो WPI का डेटा पहले रिलीज होता था, वो प्रैक्टिस अब डिसकंटिन्यू कर दी गई है। सेकंड स्टेटमेंट आज भी ट्रू है, बिकॉज CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स को अगर हम देखें, जो ऑल्दो डिसकंटिन्यू हो गया है, लेकिन अगर हम इसका वेटेज देखें पुराने बेस ईयर के हिसाब से, पुराने डेटा के हिसाब से, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अंदर जो फूड आर्टिकल्स का वेट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द होलसेल प्राइस इंडेक्स, राइट। तो ये अगर आज आपसे पूछा जाता है तो इसका आंसर बनेगा सी, बोथ 1 and 2। अगर आपसे 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था तब इसका आंसर था बी, यानी कि 2 ओनली, राइट। चलिए यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी, यहाँ पर हम थोड़ी सी 1-2 पॉइंट्स और एडिशनल कवर करेंगे। WPI की जो सीरीज है, जो नई सीरीज है, उसका बेस ईयर क्या है? 2011-12। अर्लियर इसका बेस ईयर था 2004-5, तो ये बेस ईयर को चेंज करके कर दिया गया 2011-12। अगर आपको ऑप्शन में हो सिर्फ 2012, वो भी ट्रू है, तो 2011-12 या 2012 दोनों ही ऑप्शन हमारे लिए सही हैं। उसके बाद जो इसकी बास्केट है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि जब भी हम इन्फ्लेशन मेजर करते हैं हम एक बास्केट बनाते हैं, एक टोकरी बनाते हैं जिसके अंदर हम रिप्रेजेंटेटिव गुड्स एंड सर्विसेज डालते हैं। तो इसकी बास्केट में अब कितने आइटम्स हैं? 697 आइटम्स हैं। पहले वाली सीरीज में कितनी थी? 676 थी। उसके बाद जो वेट्स असाइन किए जाते हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज को जो कि उस बास्केट के अंदर डाली जाती हैं, उनके कुछ वेट्स हैं। उस वेट्स को भी चेंज किया गया था जब WPI की न्यू सीरीज रिलीज की गई थी, जिसका कि 2011-12 बेस ईयर था। उसके बाद एक WPI का फूड इंडेक्स बनाया था, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया। ये चीज आप याद रखिए, लास्ट पॉइंट, ये पॉइंट मैंने यहां पर नया ऐड किया है कि जो पहले वाला सीरीज थी WPI की जिसका बेस ईयर 2004-5 था, इट वाज अर्लियर रिलीज्ड ऑन वीकली बेसिस फॉर प्राइमरी आर्टिकल्स एंड फ्यूल ग्रुप। यहां पर देखिए WPI के जो मेजर ग्रुप्स हैं वो कौन से हैं? 3 कैटेगरीज हैं, एक है प्राइमरी आर्टिकल्स, एक है फ्यूल एंड पावर और एक है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। तो प्राइमरी आर्टिकल्स और फ्यूल एंड पावर के लिए, इन ग्रुप्स के लिए वीकली डेटा रिलीज किया जाता था WPI का, अब नहीं किया जाता। करंटली WPI इज रिलीज्ड मंथली ओनली।
तो ऑल्दो वो क्वेश्चन जब 2010 में पूछा गया था तब वीकली बेसिस पर भी डेटा रिलीज होता था, इसलिए हमारी पहली स्टेटमेंट गलत थी। लेकिन यहां पर अगर आपसे क्वेश्चन अब पूछा जाए कि WPI सिर्फ मंथली ही रिलीज होता है, इट इज रिलीज ओनली मंथली, अब हमारी स्टेटमेंट वो ट्रू हो जाएगी बिकॉज WPI की सीरीज चेंज हो चुकी है, राइट। अब यहां पर आप ये चीज दिमाग में रखिए, जो प्राइमरी आर्टिकल्स हैं इसके अंदर फूड आर्टिकल्स भी हैं, इसके अंदर नॉन फूड आर्टिकल्स भी हैं और मिनरल आर्टिकल्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, राइट। इसलिए जब हम फूड आर्टिकल्स की वेटेज की बात करते हैं इन द WPI, हम फूड आर्टिकल्स को एज अ सब कैटेगरी ऑफ प्राइमरी आर्टिकल्स लेके चलते हैं, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया कि प्राइमरी आर्टिकल्स के अंडर फूड आर्टिकल्स भी हैं, राइट। तो जो ओवरऑल वेट है प्राइमरी आर्टिकल्स का आउट ऑफ 100 इन द WPI वो कितना है 22.62। अब अगर हम पुरानी सीरीज की बात करें, CPI की जो इंडस्ट्रियल वर्कर की सीरीज होती थी वहां पर फूड आर्टिकल्स का वेट कितना है 46.20। तो जब टोटल प्राइमरी आर्टिकल्स का वेट 22.62 है नई सीरीज के अंदर, और जो मैंने आपको बताया कि फूड आर्टिकल्स प्राइमरी आर्टिकल्स की एक सब कैटेगरी है, तो ऑब्वियसली जो फूड आर्टिकल्स वाली सब कैटेगरी बनी प्राइमरी आर्टिकल की उसका वेट 22.62 से कम ही होगा। इसलिए इस क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं कि देखिए CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स के कंपैरिजन में WPI गिव्स लेस वेट टू फूड आर्टिकल्स, ये स्टेटमेंट हमारी सही बनी थी बिकॉज WPI के अंदर फूड आर्टिकल का वेट 22.62 का एक सब वेट है, ऑलमोस्ट 14 इसका वेट है, जबकि CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अंदर इसका वेट कितना था 46.20, राइट। तो इस चीज से, इस क्वेश्चन से हमें ये चीज सीखने को मिलती है कि हमें एग्जैक्ट वेट्स पता होने की जरूरत नहीं है आर्टिकल्स के या कैटेगरीज के, लेकिन हमें एक इंक्रीजिंग ऑर्डर या एक डिक्रीजिंग ऑर्डर वेट्स का पता होना चाहिए कि अगर आपके WPI के अंदर 3 कैटेगरीज हैं तो हाईएस्ट वेट किसका है, सेकंड नंबर पे वेट किसका आता है, और उसके बाद लीस्ट वेट कौन सी कैटेगरी का है। अगर आपके पास CPI की 6 कैटेगरीज हैं तो आपको 6 कैटेगरीज का एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पता होना चाहिए। सेकेंडली आपको कंपेरिजन पता होना चाहिए बिटवीन WPI एंड CPI कि फ्यूल का वेट CPI में ज्यादा है कि WPI में ज्यादा है, फूड का वेट CPI में ज्यादा है कि WPI में ज्यादा है। तो ये चीजें का कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए, भले आपको एग्जैक्ट वेट पता ना हो, बिकॉज UPSC आपसे कंपैरिजन पूछती है, एग्जैक्ट वेट नहीं पूछती है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय द, और ये क्वेश्चन आया था 1997 के अंदर। अब इसके अंदर भी चेंज हो चुका है, अगर ये क्वेश्चन आपसे आज पूछा जाए तो इसका आंसर कुछ और है, लेकिन 1997 के अंदर इसका आंसर था होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि WPI नंबर। तो पहले हमारी जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है या जो मेन इन्फ्लेशन है जिसको यूज करके गवर्नमेंट या RBI अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स को यूज करके अपनी पॉलिसीज बनाई जाती थी। RBI अपने मॉनेटरी पॉलिसी को भी होलसेल प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग ट्वीक करती थी, बनाती थी। लेकिन 2000 ये चीज देखिए, अगर आगे क्वेश्चन आपसे आज पूछा जाता है तो इसका आंसर बन जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्यों? बिकॉज 2014 के बाद RBI ने CPI कंबाइंड यानी कि जो न्यू CPI सीरीज है उसके अंदर CPI रूरल है, CPI अर्बन है, CPI कंबाइंड है, तो जो CPI कंबाइंड है उसको अपना एक पैरामीटर बना लिया है टू मेक इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। और अब इंडिया के अंदर जो की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन है दैट इज CPI कंबाइंड। इसका मतलब ये नहीं है कि WPI का डेटा नहीं रिलीज किया जाता या हेडलाइन WPI जो वर्ड है वो रिडंडेंट हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है कि जो की मेजर है या जो गवर्नमेंट या RBI यूज करेगी इंडिकेटर अपनी पॉलिसीज को ट्वीक करने के लिए, अपनी पॉलिसीज को बनाने के लिए, वो कौन सा होगा? CPI कंबाइंड होगा, राइट। तो 2014 अप्रैल 2014 के बाद से RBI ने CPI कंबाइंड को अडॉप्ट कर लिया है एज द की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, राइट। तो जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है उसके अंदर भी जो टारगेट है कि आपने इन्फ्लेशन को 4 ± 2% यानी कि 2 से 6% के बैंड के अंदर मेंटेन करना है, वो किसका टारगेट है? वो भी CPI कंबाइंड का ही टारगेट है, वो WPI का टारगेट नहीं है। WPI वाज द मेन इंडेक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया टिल 2014, इसलिए जो 1997 में क्वेश्चन आया था उसका आंसर था WPI, लेकिन अगर क्वेश्चन अब आता है उसका आंसर बनेगा CPI कंबाइंड। इसके साथ आपको 2 टर्म्स की नॉलेज और होनी चाहिए, एक है हेडलाइन इन्फ्लेशन और एक है कोर इन्फ्लेशन। अगर आपको लास्ट लेक्चर की डिस्कशन कुछ याद है तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप एक टोकरी कंस्ट्रक्ट करते हो, एक बास्केट कंस्ट्रक्ट करते हो, उसके अंदर आप डालते हो वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि आपकी टारगेट पॉपुलेशन जिसके लिए आप इन्फ्लेशन मेजर कर रहे हो उसकी जेब के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने स्टूडेंट का एग्जांपल लिया था और मैंने आपको 6 आइटम्स उस बास्केट में डलवाई थी। मैंने क्लोथ्स डलवाए थे, मैंने बाइक डलवाई थी, कोचिंग डलवाई थी, बुक्स डलवाई थी, स्टेशनरी डलवाई थी, कुछ चीजें ऐसी मैंने आपको डलवाई थी। वो चीजें क्यों डलवाई? बिकॉज हमने सर्वे किया कि यार स्टूडेंट की जेब से या स्टूडेंट के जेब में जो पैसा है वो ज्यादा इन चीजों के ऊपर खर्च होता है, इसलिए अगर इन चीजों के अंदर रेट बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है या प्राइस कम होता है तो स्टूडेंट की जेब के ऊपर इफेक्ट उस चीज का ज्यादा होगा। अब जो आइटम्स आप बास्केट में डालते हो उनमें से कुछ
कुछ आइटम्स ऐसी होंगी जो वॉलेटाइल होंगी और कुछ आइटम्स ऐसी होंगी जो नॉन वॉलेटाइल होंगी। वॉलेटाइल आइटम्स का मतलब जिनकी प्राइस फ्लक्चुएशन ज्यादा है, कि आज प्राइस 2 रुपए, कल 3 रुपए, परसों 1.5 रुपए, मतलब उनके अंदर फ्लक्चुएशंस ज्यादा देखी गई है। उनका ग्राफ जो है वो कांस्टेंट नहीं है, उनका ग्राफ थोड़ा जिगजैग बनता है, बिकॉज उनके अंदर जो फ्लक्चुएशंस होती हैं प्राइस की वो ज्यादा होती हैं। ऐसी कौन सी आइटम्स है इकोनॉमी के अंदर? जैसे कि फूड आइटम्स हैं, फ्यूल की आइटम है। ये आइटम्स ऐसी आइटम्स होती हैं जिनके अंदर फ्लक्चुएशन ज्यादा देखने को मिलती है, बिकॉज सप्लाई शॉक्स की वजह से या सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स की वजह से इनके प्राइसेस में इंक्रीज या डिक्रीज जल्दी होता है और ज्यादा होता है। अगर ऐसी आइटम्स आपकी बास्केट के अंदर होंगी, और जब हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं हम हमेशा अपनी बेस ईयर की वैल्यू को या बेस ईयर की बास्केट की वैल्यू को, जिसको हम 100 मानते हैं, उसको करंट ईयर की प्राइस के साथ या वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं, राइट। अगर हम वो कंपैरिजन कर रहे हैं और हमारी बास्केट के अंदर वॉलेटाइल आइटम्स हैं, तो हमारा कंपैरिजन हेवाय जा सकता है। क्यों? बिकॉज जो हमारी आइटम्स के अंदर बास्केट है, जो हमारी बास्केट के अंदर आइटम्स हैं, उनकी प्राइसेस तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही हैं, बिकॉज उनके वॉलेटाइल आइटम्स उस बास्केट के अंदर बहुत ज्यादा हैं। अगर मैं उन वॉलेटाइल आइटम्स को बाहर निकाल दूं तो मुझे पता चलेगा कि यार एक्चुअली के अंदर जो वॉलेटाइल आइटम्स अब बाहर निकाल दी गई हैं, एक्चुअली में इन्फ्लेशन कहां जा रही है, एक्चुअली में प्राइसेस कहां को मूव कर रही हैं। इसलिए हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है, आप ओवरऑल इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हो, आप सारी आइटम्स को डाल देते हो। जैसे WPI में आप 676 आइटम्स पहले थी, अब कितनी हुई? 697। आप अगर हेडलाइन WPI निकाल रहे हो तो आप 697 के 697 आइटम्स को उसके अंदर डालोगे, उस बास्केट के अंदर डालोगे और उसको आप ट्रैक करोगे। अगर आप कोर WPI निकाल रहे हो तो आप क्या करोगे? आप 697 आइटम्स के अंदर से उन आइटम्स को निकाल दोगे जो कि वॉलेटाइल आइटम्स हैं, जिनको फूड एंड फ्यूल जनरली माना जाता है। तो जो भी आइटम्स आपकी 697 के अंदर फूड वाले आइटम्स हैं और जो भी आइटम्स आपकी इसके अंदर फ्यूल वाले आइटम्स हैं, आप उनको माइनस कर दोगे और उसके बाद जो आइटम्स बचेंगी उन आइटम्स के हिसाब से आप इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करोगे, और जो अब इन्फ्लेशन निकलेगी उसको बोला जाएगा कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन के अंदर वी रिमूव द प्राइसेस ऑफ हाईली वॉलेटाइल आइटम्स जनरली टेकन एज फूड एंड फ्यूल। क्यों किया जाता है? सो एज टू डिस्टिंग्विश द इन्फ्लेशन सिग्नल फ्रॉम ट्रांजिटरी नॉइज। ट्रांजिटरी नॉइज का मतलब नॉइज वो चीज है जिसको हम फिल्टर आउट करना चाहते हैं, और नॉइज किस चीज की वजह से हो रही है? आपकी वॉलेटाइल आइटम्स की फ्लक्चुएशन की वजह से हो रही है। इसलिए वॉलेटाइल आइटम्स को बाहर निकाल लो, उसके बाद जो बची दैट इज कॉल्ड द कोर इन्फ्लेशन। सिमिलरली हेडलाइन CPI एंड कोर CPI। हेडलाइन CPI में क्या होगा? जितनी भी आइटम्स हैं सबको उठाओगे, सारी कैटेगरीज को मिलाओगे और इन्फ्लेशन कैलकुलेट करोगे। कोर में क्या होगा कि जो भी आइटम्स आपकी वॉलेटाइल हैं, फूड एंड फ्यूल आइटम्स, उनको आप माइनस कर दोगे, उसके बाद जो आइटम्स बची उसको आप कंपेयर करोगे विद द बेस ईयर प्राइसेस, और उसके बाद आप उसको कंपैरिजन करोगे कि प्राइसेस बढ़ी या कम हुई या सेम रही। तो ये टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए, हेडलाइन एज वेल एज कोर इन्फ्लेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये है आपका बिजनेस साइकिल से रिलेटेड। लेफ्ट साइड पर आपको टर्म्स दी गई हैं, एक है मेल्ट डाउन, एक है रिसेशन और एक है स्लो डाउन, और राइट साइड पर आपको उनका डिस्क्रिप्शन दी गई है, आपको इनको मैच करना है। तो मेल्ट डाउन, रिसेशन, स्लो डाउन लेफ्ट साइड पर है, फॉल इन स्टॉक प्राइसेस, फॉल इन ग्रोथ रेट एंड फॉल इन GDP आपकी राइट साइड पर है, राइट। तो जो आपका स्लो डाउन होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहीं ना कहीं डिफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन के बीच में डिफरेंस समझाया था। मैंने आपको यह बताया था वहां पर कि जो डिसइंफ्लेशन होती है उसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन तो अब भी हो रही है, लेकिन जो ग्रोथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो स्लो डाउन कर गया है, कि पहले प्राइसेस 10% के हिसाब से बढ़ रही थी, अब प्राइसेस 5% के हिसाब से बढ़ रही हैं। प्राइसेस अब भी बढ़ रही हैं, लेकिन पहले 10% था, अब 5% के हिसाब से बढ़ रही हैं, मतलब प्राइसेस में इंक्रीज आज भी है। सिमिलरली जब हम स्लो डाउन की बात करते हैं, स्लो डाउन के अंदर इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, लेकिन उसका जो ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज कर जाता है। इसलिए स्लो डाउन में क्या बना आपका? फॉल इन ग्रोथ रेट, ना कि फॉल इन GDP, जो कि देखा जाता है रिसेशन के अंदर। तो अगर आपकी एक्चुअल GDP फॉल कर रही है दैट इज रिसेशन, अगर आपका GDP का ग्रोथ रेट फॉल कर रहा है दैट इज कॉल्ड स्लो डाउन। तो आपका स्लो डाउन क्या बना? 3 के साथ 3 वाली जो मैचिंग है वो सही नहीं है, 2 वाली मैचिंग भी सही नहीं है बिकॉज ये आपस में इंटरचेंज्ड है। मेल्ट डाउन बिल्कुल सही है बिकॉज इट इज नथिंग बट द फॉल इन स्टॉक प्राइसेस। तो आपका करेक्ट आंसर बना A, यानी कि 1 ओनली। यहां पर कुछ टर्म समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके अपकमिंग प्रीलिम्स के अंदर। सबसे पहले बिजनेस साइकिल एंड इकोनॉमिक साइकिल होता क्या है? बिजनेस साइकिल और इकोनॉमिक साइकिल जो है ये इंटरचेंजेबली यूज होती हैं टर्म्स, ये सिनोनिम्स हैं। इसका मतलब ये है कि जो एक बिजनेस का जो साइकिल है या एक ओवरऑल जो प्रोसेस है उसमें कभी एक्सपेंशन होती है, कभी रिसेशन होती है, कभी रिकवरी होती है, फिर एक्सपेंशन होती है। तो ये जो कॉन्जिक्यूटिव स्टेजेस हैं, क्रेस्ट बनता है फिर ट्रफ बनता है, इसको बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल
कहा गया है। उसके बाद जो टर्म्स यहां पर इंपॉर्टेंट हैं वो क्या है, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, स्लो डाउन, राइट। ये चीजें, ये टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आप इस चार्ट की तरफ देखिए, लेफ्ट साइड पर आपके जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर है लेवल ऑफ आउटपुट यानी कि जीडीपी, और आपका जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर है टाइम। तो जो आपका एक्स एक्सिस है दैट इज टाइम, और आपका जो वाई एक्सिस है दैट इज लेवल ऑफ आउटपुट या जीडीपी। यहां पर क्या हो रहा है, जो ये आपकी ये डॉटेड लाइन है जो सीधी जा रही है, दिस इज नथिंग बट द लॉन्ग रेंज ग्रोथ। उसके बाद जो आपकी रेड लाइन है दैट इज नथिंग बट द ट्रेड साइकिल, राइट। ये जो आपका ये रेड लाइन है यहां पर डॉटेड लाइन, दिस इज नथिंग बट द ट्रेड साइकिल, और आपकी जो ब्लैक लाइन है दैट इज नथिंग बट द साइकिल ऑफ बिजनेस, दैट इज द बिजनेस साइकिल और द इकोनॉमिक साइकिल। तो रेड इज द ट्रेड साइकिल एंड द ब्लैक लाइन इज द बिजनेस साइकिल। अब आप ये चीज नोट कीजिए कि जो ट्रेड साइकिल है वो आपके जो बिजनेस साइकिल है उससे एडवांस में चल रहा है। इसलिए कहा जाता है, आप कई बार अखबारों में पढ़ते होंगे कि जो आपकी स्टॉक मार्केट है, आपका जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनमें जो परचेजिंग एंड सेलिंग हो रही है उसकी जो वैल्यूज हैं सेंसेक्स की इंडिया के अंदर, राइट, और बाकी देशों में जो उनके इंडिकेटर्स हैं उनकी वैल्यूज वो कहीं ना कहीं आपको एक हिंट दे देती हैं आगे आने वाले टाइम का कि आपकी बिजनेस या इकोनॉमी के अंदर क्या चीज होने वाली है। बिकॉज इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो आपका ये वाला साइकिल है रेड वाला जिसको हम बोलते हैं ट्रेड साइकिल, वो क्या हो रहा है, वो आपका एडवांस में चल रहा है एज कंपेयर टू द बिजनेस साइकिल। तो ट्रेड साइकिल जनरली, अब ये इसके अंदर भी डेफिनेट ये चीज नहीं है कि जो ट्रेड साइकिल है इट विल ऑलवेज वर्क इन एडवांस दैन द बिजनेस साइकिल, लेकिन जनरली देखा गया कि जो ट्रेड साइकिल है इट वर्क्स इन एडवांस दैन द बिजनेस साइकिल। तो आपका जो ट्रेड साइकिल के अंदर चेंजेस हो रही होंगे, ट्रेड साइकिल अच्छा चल रहा है, स्टॉक्स एक्सचेंजेस अच्छी चल रही हैं, तो ये देखा जा सकता है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर, कुछ टाइम के अंदर आपका बिजनेस साइकिल भी अच्छा चलने वाला है। अगर आपका ट्रेड साइकिल गिरना स्टार्ट हो गया, ये रेड लाइन जो डॉटेड है ये नीचे गिरनी स्टार्ट होगी, इसका ट्रफ बनना स्टार्ट हो गया, तो कुछ टाइम के बाद बिजनेस साइकिल में भी डिप मिलेगा, उसमें भी रिसेशन मिलने की संभावना हो सकती है। अब ये जो आपका क्रेस्ट बना, ये क्या है, पहले इकोनॉमी आपकी एक्सपैंड कर रही है, मतलब विद टाइम आपके जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो बढ़ रहा है, ये पीक तक पहुंच गया। उसके बाद जब ये पीक तक पहुंचा उसके बाद क्या हुआ, डिप होना स्टार्ट हुआ विद टाइम, मतलब कि रिसेशन आना स्टार्ट हुआ। और रिसेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज नथिंग बट 2 consecutive क्वार्टर्स डिक्लाइन इन द जीडीपी की, आपके जीडीपी के अंदर 2 क्वार्टर यानी कि 6 महीने कॉन्जिक्यूटिवली डिक्लाइन मिले, उसमें घाटा मिले आपको जीडीपी के अंदर, राइट। डिप्रेशन क्या हुआ, डिप्रेशन इज मोर सिवियर देन रिसेशन। डिप्रेशन में क्या होगा, जनरली जो एक्सेप्टेड डेफिनेशन है कि जो आपकी जीडीपी है वो मोर देन 10% डिक्लाइन कर जाएगी आपकी मोस्ट रिसेंट पीक से, राइट। तो जो आपका रिसेशन है वो एज कंपेयर टू डिप्रेशन थोड़ा सा सटल है, लेकिन जो डिप्रेशन है वो वर्स रिसेशन है, या उसके अंदर आपकी जीडीपी में जो फॉल आ रहा है, जो डिप आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू रिसेशन। फाइन, उसके बाद आपके एक बार इकोनॉमी रिसेशन से होती हुई डिप्रेशन तक चली गई, तो उसके बाद रिकवरी भी स्टार्ट हो जाती है इकोनॉमी के अंदर, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द मार्केट डज एंड व्हाट द गवर्नमेंट डज, और उसके बाद फिर से एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाती है। तो जो स्लो डाउन है, स्लो डाउन इज नॉट रिसेशन, स्लो डाउन इज नॉट डिप्रेशन, स्लो डाउन मीन्स दैट द इकोनॉमी इज ग्रोइंग बट द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी इज डिक्लाइनिंग। मतलब कि अगर पहले 10% पर हो रही थी इकोनॉमी की ग्रोथ, तो अब वो 10% से कम पर हो रही है, लेकिन इकोनॉमी ग्रो कर रही है। इसलिए स्लो डाउन को आपने नेगेटिव नहीं मान के चलना, स्लो डाउन को आपने ऐसा नहीं मान के चलना कि जो इकोनॉमी है वो नेगेटिव में चली गई है, जीडीपी जो है वो नेगेटिव में चली गई है, ऐसा नहीं है, राइट। स्लो डाउन कोई भी इकोनॉमी चाहती तो नहीं है, उस सेंस में नेगेटिव है, लेकिन जीडीपी की क्वांटम के सेंस के अंदर जो आपका स्लो डाउन वाला कॉन्सेप्ट है वो नेगेटिव नहीं है। रिसेशन और डिप्रेशन वाले कॉन्सेप्ट जो है वो नेगेटिव जरूर माने जा सकते हैं। तो स्लो डाउन का मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम हो रही है, लेकिन इकोनॉमी अब भी ग्रो कर रही है। जिस हमने कुछ साल पहले था कि इंडिया में स्लो डाउन हो रहा है, मतलब इकोनॉमी अगर 6-7% पे ग्रो भी कर रही है, लेकिन पहले क्योंकि वो 9% पे ग्रो कर चुकी है, तो अब 6-7% की जो ग्रोथ है उसको स्लो डाउन कहा गया था इंडिया के अंदर, राइट। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो स्टॉक मार्केट क्रैश है लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन द स्टॉक प्राइसेस, उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट मेल्ट डाउन, उसको मेल्ट डाउन भी कहा जाता है, वो जो कि हमारे क्वेश्चन के अंदर भी था। अब क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। ये आपका आया था सन 2000 के अंदर, यूपीएससी ने पूछा था। लेफ्ट साइड पर थे आपकी 4 टर्म्स यानी कि बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, जो कि हमने पिछले चार्ट में ही देखी, और यहां पर है लिस्ट 2 जहां पर इनके डेफिनेशंस दी गई हैं, हमको आपको इनको मैच करना है, राइट। तो सबसे पहले लिस्ट 2 से स्टार्ट करते हैं, उसको हम लिस्ट 1 के साथ मैच करते हुए जाएंगे। अब यहां पर क्या है, बिजनेस एक्टिविटी एट हाई लेवल विद इंक्रीजिंग इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एट मैक्रो लेवल। मतलब जो आपका बिजनेस है वो इस वाले फेज के अंदर है, एक्सपेंशन वाले फेज के अंदर है। यहां पर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, जॉब्स भी बढ़ रही हैं, आउटपुट भी बढ़ रही है विद टाइम, इनकम भी बढ़ रही है विद टाइम। मतलब कि इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है, बूम हो रहा है, एक्सपेंशन हो रही है। तो ए के साथ क्या आना चाहिए, 1। कौन सी ऑप्शंस में ए के साथ 1 है, एक ए के अंदर है
और एक बी के अंदर है, मतलब आपकी दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गई हैं, ना तो आपका आंसर सी है ना ही आपका आंसर डी है। और एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कि आपने ये तो शॉर्टलिस्ट कर लिया कि आपका आंसर या ए है या बी है, प्लस दोनों ही ऑप्शंस के अंदर B2 है, मतलब आप बी को तो 2 के साथ मैच आपने कर ही देना, आपने सीधा सी और डी को ही चेक करना है, राइट। तो एक बार बी देख लेते हैं। ग्रेजुअल फॉल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट विद बिजनेस एक्टिविटी इन अ लो गियर, तो ये आपका बना रिसेशन। अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, जो ये अनप्रेसिडेंटेड जो वर्ड है इसने इसको डिप्रेशन के साथ इक्वेट कर दिया, बिकॉज रिसेशन और डिप्रेशन में कंफ्यूजन हो सकती है। रिसेशन में क्या है, ग्रेजुअल फॉल ऑफ इनकम है, डिप्रेशन में क्या है, अनप्रेसिडेंटेड, देखी ही नहीं गई ऐसी, बहुत ज्यादा कम हो गई है, राइट। तो ये डिप्रेशन बन गया, सी का मैच हो गया आपका 3 के साथ। और रिकवरी में क्या हुआ, धीरे धीरे स्टेडी राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, और डी का आपका बन गया 4, यानी करेक्ट आंसर क्या हुआ, A1, B2, C3 एंड D4, राइट। आपको एक होमवर्क मैंने देना है यहाँ पे, एक आपको मुझे ये बताना है कि ट्रेड साइकिल क्या होता है। ऑल्दो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि जो रेड डॉटेड लाइन थी आपके चार्ट में, दैट वाज नथिंग बट द ट्रेड साइकिल, और वो एडवांस में चलती है एज कंपेयर टू द बिजनेस साइकिल और इकोनॉमिक साइकिल। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड भी है पेपर में, आपको मुझे ये बताना है कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, पीपीआई क्या होती है, कौन सी बॉडी बनाती है, सीपीआई और पीपीआई में क्या डिफरेंस है, और डब्ल्यूपीआई और पीपीआई में क्या डिफरेंस है। जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, लिखिए कि व्हाट इज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, राइट। ये थे आज के आपके क्वेश्चंस इन्फ्लेशन पे। इसके साथ हमने इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर अगले आने वाले लेक्चर के अंदर, दैट इज नथिंग बट एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का जो चैप्टर है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये ज्योग्राफी के अंदर भी पूछा जाता है और इकोनॉमिक्स के अंदर भी पूछा जाता है। मैं इसको इकोनॉमिक्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कवर करूंगा, तो जो क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स वाले डोमेन से बनते हैं, बिकॉज आपके GS3 मेंस के अंदर एग्रीकल्चर के बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, तो वहां से क्यू लेते हुए जो टॉपिक्स, जो क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक्स डोमेन से हैं एग्रीकल्चर के अंदर, वो चाहे CACP के हों, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हों, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के हों, लैंड रिफॉर्म्स के हों, वो क्वेश्चंस हम कवर करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग। प्लीज डाउनलोड द PDF फ्रॉम civilstaff.com।